स्वागत है आप लोगों का। ठीक है, आप लोग रेडी हैं? करंट अफेयर का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपका स्वागत है NCERT शॉर्ट्स चैनल में और हम लोग डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में। तो क्रिएटिव इकोनॉमी को लेकर एक सम्मेलन हुआ था कुछ दिन पहले मुंबई में, जिसका नाम था वेव शिखर सम्मेलन 2025। उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बहुत ही आसान भाषा में बात करते हैं और समझते हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला और क्या मीनिंग है, ठीक ना, किसका, क्रिएटिव इकोनॉमी का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वेव शिखर सम्मेलन क्या था यह जान लेते हैं। ये देखिए, एक ऐसी जगह थी जहाँ पे फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जमा हुए। ठीक है, बड़े बड़े लोग, जो जैसे जो लोग सिंगर हैं, जो और चीज़ें करते हैं, इंटरटेनमेंट से जुड़े जितने भी बड़े लोग थे वो सारे लोग इकट्ठा हुए। ठीक है, यूट्यूबर्स हैं, वो सब भी वहाँ पे इकट्ठा हुए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे कहा कि इंडिया की जो क्रिएटिव इकोनॉमी है ना, वो आने वाले टाइम पर हमारे देश को आगे बढ़ाने में, नए नए आइडियाज़ लाने में और सबको साथ लेकर चलने में, ठीक है, बहुत हेल्प करने वाली है। उन्होंने ये भी बोला कि वेव्स का टारगेट है कि 2029 तक, ठीक है, कब तक, 2029 तक क्या होगा, हमारा जो ये इकोनॉमी है ना, ये इकोनॉमी हमारा $50 बिलियन का हो जाएगा। $50 बिलियन का मार्केट बन जाएगा। तो सोचिए कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दुनिया में जो इंटरटेनमेंट का बिजनेस है उसमें हम इंडिया का धाक जम जाएगा। ठीक है, 50 बिलियन की मार्केट होने वाली है इंडिया की, कब तक, 2029 तक। इस सम्मेलन में सरकार ने एक और खुशखबरी सुनाई। क्या कहा उन्होंने कहा कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं ना, उनके लिए हम एक नया इंस्टीट्यूट खोलेंगे जिसका नाम होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। गौर से सुनिएगा, ठीक है, क्या नाम होगा इंस्टीट्यूट का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, IICT। यह इंस्टीट्यूट जो है हमारी सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय और फिक्की और CII जैसे बड़े संगठन जो है वो मिलकर चलाएंगे। इसको ऐसा बनाएंगे कि इस फील्ड की सबसे बढ़िया पढ़ाई और ट्रेनिंग हो सके इस इंस्टीट्यूट के अंदर। चलिए अब आगे समझते हैं कि क्रिएटिव इकोनॉमी है क्या, आखिर बात क्या है। ठीक, तो क्रिएटिव इकोनॉमी को ऑरेंज इकोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक, ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। बेसिकली क्या है कि ये एक नया तरीका है ये देखने का कि कैसे हमारी क्रिएटिव चीज़ें, जैसे हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारे गाने वाने, ये सब मिलकर हमारे देश की तरक्की और विकास में कैसे मदद कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है वो भी जान लेते हैं। देखिए, मीडिया और मनोरंजन पहला आता है, जैसे अपनी फिल्में, TV, सीरियल, गाने वगैरह जो है वो सब इसके अंदर आता है। दूसरा क्या है, विज्ञापन और मार्केटिंग भी इसके अंदर आता है। जो हम लोग TV पर ऐड देखते हैं, इंटरनेट पे ऐड देखते हैं, YouTube पे देखते हैं, तो ये सब जो ऐड है वो विज्ञापन और मार्केटिंग के अंदर आता है और वो क्रिएटिव इकोनॉमी के अंदर आता है। ठीक है, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स जो होते हैं, VFX, ठीक, जो फिल्मों में हम लोग थोड़ा जादू वादू देखते हैं, एक्शन सीन देखते हैं, विजुअल इफेक्ट्स देखते हैं, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर आता है। गेमिंग भी इसी के अंदर आता है। वीडियो गेम्स जो आजकल बच्चे तो इसको लेके बहुत ज़्यादा क्रेज में रहते हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा है। ठीक, बड़े भी। कॉमिक्स भी जो हम लोग पहले पढ़ते थे, ठीक है, बचपन में, ध्रुव, नागराज, ये सब जो कॉमिक्स थे ये भी इसके अंदर आता है। ठीक, उसके अलावा एक्सटेंडेड रियलिटी यानी AVGC/XR जो होता है, या VR और AR जैसी नई टेक्नोलॉजी है जिससे अभी हम अलग दुनिया में ही घूमने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी क्रिएटिव इकोनॉमी के अंदर आते हैं। अभी इंडिया ने तो क्या किया, यूनाइटेड नेशन ने भी इसकी पावर को समझते हुए क्या किया था कि 2021 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्रिएटिव इकोनॉमी का इंटरनेशनल ईयर घोषित किया था। किस ईयर को, 2021 को, याद रखिएगा, क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्रिएटिव इकोनॉमी का इंटरनेशनल ईयर। ठीक, मतलब ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है बल्कि हमारे विकास को टिकाऊ बनाने में भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इंडिया की क्रिएटिव इकोनॉमी कितनी बड़ी है, अभी इस वक्त कितनी बड़ी है, अभी के हिसाब से देखें तो हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी जो है हमारे देश की GDP का कितना परसेंट है, 30% है। ठीक, 30%, कम नहीं है भाई, 30% है। 30% नहीं है, $30 बिलियन का कंट्रीब्यूशन देती है GDP में, $30 बिलियन का कंट्रीब्यूशन देती है। ठीक है, और 8% लोगों को नौकरी देती है। इतना ही नहीं, हम हर साल $11 बिलियन से ज़्यादा की क्रिएटिव चीज़ें जो है दूसरे देश को बेच देते हैं। ठीक है,
लेकिन इसमें कुछ लोचा भी है, सब कुछ एकदम चंगा नहीं है। अपनी क्रिएटिव इकोनॉमी जो है कुछ प्रॉब्लम भी से भी गुजर रही है। गलत खबरों का फैलना ये एक प्रॉब्लम है। आजकल सोशल मीडिया पे कुछ भी फेक न्यूज़ आराम से फैलाया जाता है जिससे नुकसान हो जाता है। कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये भी एक प्रॉब्लम है, किसी और का आइडिया चुरा लेना, ठीक। लेकिन इसको रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है, सरकार के लिए भी, लोगों के लिए भी। प्राइवेसी और मार्केट पर कब्जा, कभी कभी बड़ी कंपनियां क्या करती है, मार्केट पर कब्जा ही कर लेती है पूरा का पूरा। जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं उनको मौका ही नहीं मिल पाता, तो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते हैं। अभी भी गांव में जो है इंटरनेट नहीं पहुंच पाता है, तो गांव अभी तक डिजिटल पहुंच नहीं बना पाया है। क्रिएटिव इकोनॉमी में उनका योगदान जो है वो बहुत कम है, ना के बराबर है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी से उतना ज़्यादा अभी उनका इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। अभी जो हम सोच रहे हैं ना, जिस गांव में आप रहते हैं वहाँ पे तो सब कुछ है, लेकिन और भी गांव है जो काफ़ी पिछड़ी हुई है, ठीक है। तो उसके बारे में बात चली यहाँ पे। आसान फाइनेंस की कमी है वहाँ पे, है ना। मतलब ऐसे क्रिएटर्स को आसानी से जो है लोन वोन नहीं मिलता है, पैसा वैसा नहीं मिल पाता है। तो इन मुश्किलों से निपटने के लिए इंडिया क्या कर रहा है, तो अपनी सरकार जो है वो क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। जैसे कि क्रिएटिव इकोनॉमी फंड का भी जुगाड़ किया है। सरकार ने क्या किया है कि $1 बिलियन का एक फंड बनाया है, जिससे इस फील्ड में काम करने वाले लोगों को हेल्प मिलेगी, ठीक है। वहाँ से लोन वोन मिलेगा। ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी AIICE जो है उसका चैम्बर बना है, ठीक है। तो मतलब CCI के चैम्बर में ये शुरू हुआ है, ठीक। उनका इनिशिएटिव है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। इंडिया की क्रिएटिव इंडस्ट्रीज की जो पूरी ताकत है उसको इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड भी दिया जाता है। यह उन लोगों को इज्जत देने के लिए शुरू किया गया है जो नए और बढ़िया डिजिटल कंटेंट बनाते हैं और ऑनलाइन क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं। अब थोड़ा सा अलग टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी हुआ क्या कि पिछले कुछ दिनों एक इन्फ्लुएंसर थी, उनका नाम था मीसा अग्रवाल और बहुत ही पॉपुलर थी इंस्टाग्राम पे। तो वो डिप्रेशन में आ गई जब उनके फॉलोअर्स कम होने लगे, ठीक है। तो इस बात का दुख उनको हुआ और वो सुसाइड उन्होंने कर लिया। तो इस बात को लेके जो है न्यूज़ में खबर आ गई और इस पे जो है करंट अफेयर्स में भी आ गया। तो हो सकता है कि आपसे इससे मतलब इन चीज़ों पे कोई क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो क्या है खबर, अब क्या बातें हैं और क्या एनालिसिस है वो भी देख लेते हैं। देखिए बहुत दुख की बात है अगर हम सोचे तो, ठीक ना, कि कोई भी इन्फ्लुएंसर इस तरह की चीज़ों से गुजरता है और फिर वो सुसाइड कर लेता है। इसका कारण क्या है? देखिए कारण हो सकता है कि आपसे मेंस में पूछ ले, पीटी में पूछे ना पूछे, लेकिन मेंस में पूछे। तो असली और नकली दुनिया में बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। देखने में लगता है कि इन्फ्लुएंसर बनना बहुत कूल है, खूब गिफ्ट मिलते हैं, घूमने को मिलता है, लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन सच नहीं है ऐसा। हमेशा ऑनलाइन रहना एक फुल टाइम जॉब हो जाता है भाई। अब आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाए रखने के लिए आप क्या करते हैं, हमेशा ऑनलाइन हमेशा मोबाइल में घुसे रहते हैं। तो आपका जो सोशल लाइफ है ना वो बिल्कुल ही नहीं रह जाता। पर्सनल लाइफ तो एकदम ही छीन हो जाती है, इंसान एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है, टेंशन से एकदम भरा रहता है। तो इस तरह से ना डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह बढ़ जाता है, ठीक। दूसरा कारण है पहचान और ऑनलाइन जजमेंट। इन्फ्लुएंसर्स को हमेशा लगता है कि लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वो अपनी इज्जत और खुशी को सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी से जोड़ देते हैं कि अगर सोशल मीडिया पे वो पॉपुलर होते जा रहे हैं तो खुश भी हैं और उनको इज्जत भी मिल रहा है। लेकिन अगर उन्हें बुरे कमेंट्स अगर कोई कर दे या ट्रोल कर दिए तो फिर भाई वो गुस्से में आ जाता है और बुरा भी लगता है। भाई किसी को ट्रोल करोगे तो बिल्कुल बुरा लगेगा। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप कमेंट में ट्रोल करेंगे तो वाकई बुरा लगेगा ही। खैर फिर भी मैं स्ट्रेस में नहीं आऊँगा, पर करना मत। जहरीली तुलना, सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखाता है, ठीक है। इसे देखकर इन्फ्लुएंसर्स और उनके फॉलोअर्स भी जो है अपनी लाइफ को एक दूसरे से तुलना करने लगते हैं, ठीक। तो इसका दुख भी जो है उनके फॉलोअर्स को या फिर इन्फ्लुएंसर्स को होता है, ठीक है। और इन सब चीज़ों से वो फिर डिप्रेशन और चिंता बढ़ जाती है। उनके काम को लोग सीरियस नहीं लेते समाज में, ये भी एक कारण है। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को लगता है कि उनको हल्के में लिया जा रहा है, उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल पा रहा, ठीक है। कोई इम्पोर्टेंस समझ ही नहीं रहा। तो जैसे जैसे अपनी लाइफ ऑनलाइन होती जा रही है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन्फ्लुएंसर्स के दिमागी सेहत को समझें और उनका सपोर्ट करें। इन्फ्लुएंसर का दिमागी सेहत क्यों ज़रूरी है? देखिए यूके हाउस ऑफ कॉमन्स की एक रिपोर्ट आई थी और उसने ये बताया कि इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री आज पूरी दुनिया में $13.6 बिलियन की है, ठीक है। कितनी है? $13.6 बिलियन।
ये इंडस्ट्री बन चुकी है भाई, तो इतनी बड़ी है। ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स आजकल के रोल मॉडल भी हो गए हैं, खासकर यंग लोगों के लिए, जो जेनजी हैं उनके लिए, और भी लोगों के लिए। वे उनके सोचने और करने के तरीकों को बहुत बदल देते हैं। अब जिस तरह से इन्फ्लुएंसर करता है, उसके फॉलोअर्स भी उसी तरह की चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं। इसलिए अगर वे खुद ही परेशान रहेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो फॉलोअर्स है वो भी उसी चीज़ में रम जाएंगे। ये दुख की बात है, सोशल मीडिया यंग लोगों और इन्फ्लुएंसर्स के दिमाग पर कैसे असर डाल रहा है, इस पर रिसर्च तो बढ़ रही है, लेकिन अभी भी इस प्रॉब्लम को उतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा डिस्कशन। आते हैं हम तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक है हमारा एमएसएमई को लेके, जो यूनियन बजट के अंदर उनके लिए क्या क्या इंतजामात किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एमएसएमई को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई है इस बजट के अंदर। 2025 का जो बजट अभी आया था, ठीक है, पीछे, इन्हें खेती, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट जैसे फील्ड्स के साथ जोड़ा जा रहा है और कहा गया है कि यह अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एमएसएमईज को आगे बढ़ने में क्या दिक्कतें आती हैं, ठीक है, तो दिक्कतें क्या आती है उसके ऊपर बात करते हैं। ऑफिशियल ना होना, अभी भी 90% एमएसएमई जो है पूरे हिसाब किताब जो काम करती है उसका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। ठीक, तो वो ऑफिशियल नहीं है। ठीक, पता ही नहीं है कि कितने किस एरिया में एमएसएमईज है, सरकार को ये डेटा नहीं है। ठीक, पैसे की कमी होती है। अब जब डेटा नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो बैंक्स उसको देती नहीं है, सरकार को योजना का लाभ दे नहीं पाती है एमएसएमईज को, और न किसी तरह की जो योजना निकालती है कि लोन वगैरह दे, पैसे वगैरह दे, उनको सपोर्ट करे, तो वो हो ही नहीं पाता क्योंकि डेटा ही नहीं है उनका, तो आसानी से लोन नहीं मिल पाता है। ठीक है, एमएसएमईज को अगर मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा ब्याज होता है। एमएसएमईज को लगभग 80 लाख करोड़ रुपए की लोन की ज़रूरत है। देखिए, डेटा उनका नहीं है, लेकिन ये डेटा है कि 80 लाख करोड़ रुपए की अभी एमएसएमईज को ज़रूरत है। खैर, स्किल की कमी है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अच्छी नौकरियों में कमी आ रही है, जिसका असर एमएसएमईज की तरक्की पर पड़ रहा है। सही आंकड़ों की कमी भी है। एमएसएमईज कितनी नौकरियां देती है, कितना एक्सपोर्ट करती है, इन सब पर ठीक और पूरे आंकड़े अभी तक सरकार के पास नहीं है। इससे सरकार को पॉलिसी बनाने और योजनाओं को लागू करने में प्रॉब्लम आती है। यहाँ तक कि उद्यम एक जो है सरकार का पोर्टल है जिसमें डेटाबेस रखा जाता है एमएसएमईज का, उसमें पूरा डेटाबेस नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि एमएसएमईज के पास ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट्स नहीं होते, वे पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और उनमें मीडियम साइज की कंपनियां बहुत कम हैं। ठीक, तो अब क्या किया जाए, एमएसएमईज को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, आसानी से पैसा मिले, ये इंतजामात करेंगे। तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, ठीक है, एमएसएमईज का मतलब होता है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। तो सीजीटीएमएस को जो है शुरू किया गया है, उनको अच्छा बनाने की कोशिश की गई है। एनबीएफसीज जो होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, को सपोर्ट करना और राज्यों में सब्सिडी के रूल्स को आसान बनाना, ये काम किया जाएगा तो एमएसएमईज को जो है पैसे से मदद मिल सकती है। स्किल सिखाना, अब स्किल नहीं है तो स्किल सिखाया जाएगा। तो एमएसएमईज के जो मालिक हैं, कर्मचारी हैं, उनको ज़रूरत के हिसाब से ट्रेनिंग देना, उन्हें पैसे के बारे में सही जानकारी देना और बिजनेस के बारे में भी सही तरीके सिखाना। अब डेटा होना, डेटा सरकार के पास होगा तो उनको फिर योजना बनाने में आसानी होगी। तो उद्यम पोर्टल जो है सरकार का, उसको और बेहतर बनाया जाए ताकि पूरी जानकारी डाली जा सके वहाँ पे एमएसएमईज की, जैसे किस एरिया में कितनी एमएसएमईज हैं और वे क्या काम करती है। टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज़ भी देना, छोटी कंपनियों के लिए नई पॉलिसीज़ बनाना और इनोवेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके लिए एक इंस्टीट्यूट जो है उसको मजबूत करना होगा, जिसका नाम है IFC, इंस्टीट्यूट फॉर कोलैबोरेशन। ठीक, एमएसएमईज इंडिया की तरक्की का मेन पिलर है। ठीक है, पिलर नहीं है, पिलर है। तो हम समझते हैं कि एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार अच्छा से अच्छा कर सकती है वो करे। ठीक, तो ये था हमारा आज का तीसरा डिस्कशन। अब हम चलते हैं चौथे डिस्कशन की ओर। ठीक है, तो उड़ीसा सरकार की एक पहल है जिसका नाम है सहयोग। अब बात करते हैं उड़ीसा सरकार की अच्छी पहल की, जिसका नाम सहयोग है। इसके कुछ मेन काम हैं। शहरों में जो गरीब लोग हैं उन्हें पहचानना और सरकारी योजनाओं के बारे में बताकर उससे जुड़वाना। जो लोग इन योजनाओं के लिए एलिजिबल हैं उन्हें घर बैठे ही सरकारी सेवाओं का फायदा दिलवाना।
इंडिया में शहरों की गरीबी कैसी है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे गाँव में गरीबी होती है, वैसे ही शहरों में भी बहुत से लोग गरीब रहते हैं, ठीक है। उन्हें भी नौकरी, खाना, हेल्थ फैसिलिटीज़ और पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें आती हैं। और तो और जहाँ वे रहते हैं वहाँ भी उन्हें अक्सर इग्नोर किया जाता है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसके हिसाब से शहरों में बहुत ज़्यादा गरीबी है, लगभग 17.2%। तो इन बातों को याद रखिएगा। ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा हम लोग डेटे पे जो बात करते हैं ना, उसको याद रखिएगा, ठीक है। कितना है? 17.2%, जबकि गांव में ये सिर्फ कितना है? 2.8%, ठीक है। गरीबी, शहरी गरीबी इतनी ज़्यादा है और गांव में गरीबी इतनी है। तो सोचिए शहरों में गरीबी कितनी ज़्यादा है, ठीक। और इतनी ज़्यादा क्यों है? तो इसके कुछ कारण हैं। बुरी लाइफ स्टाइल। शहरों के गरीब लोग जो है अक्सर झुग्गी बस्तियों में बहुत ज़्यादा नंबर में रहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लोग मिल के रहते हैं। इन बस्तियों में टॉयलेट नहीं है, साफ पानी नहीं है, हवा जैसी बेसिक चीज़ें भी नहीं होती, ठीक है। मतलब साफ हवा, साफ पानी जैसी बेसिक चीज़ें नहीं होती। महंगी चीज़ें। अब शहर में क्या होता है कि चीज़ें जो है वो महंगी मिलती हैं। जैसे शहरों में हेल्थ सर्विस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और घर बहुत महंगे होते हैं जिन्हें ज़्यादातर गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाने में प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? शहरों में रहने वाले बहुत से गरीब लोग जो है उनके पास पहचान पत्र या घर का एड्रेस नहीं होता, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, इसलिए वे सरकार की योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। गाँव में मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, लेकिन शहरों में ऐसी कोई बड़ी योजना नहीं है। असमानता। अब असमानता क्या है? गाँव के मुकाबले शहरों में गरीबी तुरंत दिख जाती है, क्योंकि गरीब लोग झुग्गी बस्तियों में इकट्ठे रहते हैं, उनके बगल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और अमीर लोग रहते हैं, तो असमानता दिखती है, जिससे उन्हें अपनी गरीबी का और भी ज़्यादा एहसास होता है। मुंबई की धारावी बस्ती के पास बनी ऊंची इमारतें इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। तो सोशल मीडिया सपोर्ट की कमी है इन गरीबों को। गांव में लोग मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे से पैसा वैसा ले लेते हैं, कोई भी काम हुआ तो इससे ले लिया, उससे ले लिया, बाद में दे देंगे। शहरों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ मजबूत सोशल कनेक्शन नहीं होता है और पुराने तरीके के सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़्यादा कमी है, जिससे अकेलापन, दिमागी बीमारियां बढ़ जाती हैं शहर के गरीब लोगों को। तो शहरों का जो सही डेवलपमेंट हुआ है वो ठीक से नहीं हुआ है। अक्सर शहरों की प्लानिंग करते टाइम झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। शहरी गरीबी को कम करने के लिए उठाए गए क्या कदम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। सरकार शहरों की गरीबी को कम करने के लिए कई काम कर रही है। जैसे घर दे रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ठीक है, PMAYU अर्बन के तहत सबको घर दिलाने का टारगेट रखा गया है, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। सफाई पे ध्यान दे रही है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0, अमृत 2.0 जो है उसके तहत साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ठीक है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है। और PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसमें 10,000 रुपये दिए जाते हैं, जैसी योजनाएं चलाई जा रही है। खाने की सुरक्षा भी दी जा रही है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना इसका जीता जागता सबूत है। इसमें आप कहीं भी हो, ठीक है, आप किसी भी गांव के हो और कहीं भी रह रहे हो, आप वहाँ इस योजना के तहत जो है आप ले सकते हैं अनाज, ठीक, उसी राशन कार्ड पे। तो एक ही राशन से आप कहीं भी राशन ले सकते हैं। अब हेल्थ के लिए भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक। तो इसके तहत क्या है, गरीब लोग किसी भी सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके तहत गैस कनेक्शन मिल रहा है, जिससे धुएं में खाना बनाने से मुक्ति मिल रही है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट डिस्कशन, ठीक। इसके बाद हम और भी डिस्कशन करेंगे। अभी 2 मई का करंट अफेयर खत्म नहीं हुआ है, ये पार्ट 1 था, ठीक है। तो हमने जो जरूरी विषयों पे बात किया है उसमें इकोनॉमी, क्रिएटिव इकोनॉमी था, ठीक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, MSME, विकास में क्या रोल है, शहरी गरीबी, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात किया, ठीक है।
तो चलिए, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिएगा। बाकी धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं डिप्रेशन में ना आ जाऊं। ठीक है, धन्यवाद।